नमस्कार, राम राम। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। 80वां स्वतंत्रता दिवस है। हालांकि इसे अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरह से ये सत्ता हस्तांतरण दिवस था, 15 अगस्त 1947, जबकि अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से अपने मन के किसी चुने हुए व्यक्ति को भारत की सत्ता पर बिठाने को विवश किया। और एक तरह से देखा जाए तो कोई बहुत आनंद का दिवस भी नहीं है, क्योंकि विभाजन भी तभी हुआ था और भारत का एक हिस्सा जो है कट करके एक अलग देश बन गया। उस विभाजन की दुखद स्मृतियां अब तक टीसती हैं। उसकी जो सभ्यतागत समस्याएं हैं वो आज तक हमारे सिर पर बैठी हुई हैं। परंतु अगर हम ध्यान से देखें तो इन 80 वर्षों में हमने पाया क्या? अगर हम 2014 से पहले का इतिहास देखें तो जितना शोर ये लोग मचाते हैं देश को चलाने का, देश के विकास का, ये आईटी और वो देश के आधुनिक मंदिर और तमाम इन सब की स्थापना, परंतु अगर हम ध्यान से देखें तो भारत 1947 से 2014 तक, यानी 53, 10, 63, 4, 67, 68 वर्षों तक जो है घिसट रहा था। एक तरह से आधारभूत ढांचे की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात करें, जो न्यूनतम सुविधाएं होती हैं आदमी के जीवन में उसकी बात करें, रेलवे की बात करें, सड़क की बात करें, उद्योग की बात करें, किसानों गरीबों की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्त्री की बात करें, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसे हम देख करके या उसके बारे में जान करके ये कह सकें कि इन सब में भारत ने कोई प्रगति की। लंबा कालखंड था, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा समय था। 60, 65, 67 वर्ष का कालखंड था। तब भारत को बहुत आगे चले जाना चाहिए था, परंतु भारत कुछ खास कर नहीं पाया, क्योंकि जो व्यवस्था बनी देश में सरकार की द्वारा जो चलाई जाने वाली जो व्यवस्था थी, उसने भारतीय जनमानस में केवल भय, अविश्वास को पनपाया, भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत की। कोई भी ऐसा सरकारी काम जो पहले आपको ध्यान आता हो, जो बिना घूस के या बिना मशक्कत के हो जाता हो, ऐसा याद नहीं पड़ता है। सब कुछ बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। लाल फीताशाही जो है हावी थी। ऐसा नहीं कि आज उससे मुक्ति मिल गई है, क्योंकि उसकी जकड़बंदी ऐसी है कि उससे मुक्ति मिल पाना इतना सरल नहीं है। यही वो कारण है कि पिछले 12 वर्षों में अथक परिश्रम करने और लड़ने के बावजूद मोदी सरकार उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई है, क्योंकि वो उस पूरी व्यवस्था में घुसे हुए हैं, उसे नियंत्रित करते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो भारत का जो विशाल ग्रामीण क्षेत्र है उसकी एक तरह से इन वर्षों में दुर्गति ही हुई। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी, जो कि 2014 के बाद से घटी है, और 25-30% से अधिक लोग जो है वो अब उससे बाहर आ चुके हैं। उनके जीवन में बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो क्या ग्राम्य क्षेत्रों में सड़कें नहीं थीं, बिजली नहीं थी, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी, कुकिंग गैस की कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारे करोड़ों करोड़ ऐसे लोग थे जिन्होंने बैंक का चेहरा नहीं देखा था। तो ये सब बातें हैं कहने के लिए, तो वो उन्होंने बहुत बड़े लोकतंत्र की स्थापना की, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो छूछा है, कुछ भी हमें मिला हुआ या ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है कि भाई इसे प्राप्त किया गया इन वर्षों के दौरान। भारत का विभाजन हुआ, धार्मिक आधार पर, धर्म के मजहब के नाम पर एक नया देश ले लिया, लेकिन भारत की स्थिति जस की तस रही। जितने लोग वहाँ गए उससे अधिक यहाँ रह गए, और उसके बाद निरंतर 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी रफ्तार से उन्होंने अपनी जनसंख्या में इजाफा किया, सारी सरकारी सुविधाएं लीं, और अंततः यही हुआ कि एक बार फिर से वही स्थितियां पनपने लगी इस देश में जो पहले होती थी 1947 से पहले, कि जगह जगह जो है हिंदुओं का पलायन होता रहा, चाहे कश्मीर हो, चाहे कोई अन्य प्रांत हो।
छोटे छोटे पॉकेट्स में जो पलायन होते थे शहरों के कुछ हिस्से विशेष में, उसकी क्या बात की जाए। तो ये जो अत्याचार की स्थिति थी ये बनी रही। एक तरह से हिंदू हमेशा एक भुक्तभोगी जाति के रूप में याद रह जाती है हमारे दिमाग में। 2014 के बाद से स्थितियां बदली। जो विकास के कार्य इन्होंने 65 वर्षों में किए उससे कहीं अधिक तेज गति से इन 12 वर्षों में विकास के कार्य किए गए। चाहे रेलवे का विद्युतीकरण हो, पटरी का विस्तार हो, उसका अपग्रेडेशन हो, चाहे सड़कों के निर्माण हो, चाहे रक्षा क्षेत्र की बात हो, चाहे एयरपोर्ट्स बनाने की बात हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास की बात हो, चाहे सैनिकों के सम्मान की रक्षा की बात हो, इन सब को हम देखें, चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो, चाहे वैश्विक स्तर पर भारत एक देश है उसके रूप में उसकी कीर्ति की बात हो, इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो हम यही पाते हैं कि इन 12 वर्षों में इस दिशा में बहुत अधिक कार्य हुआ है। और निरंतर भारत जो है उसको व्यवस्था से लड़ने की चेष्टा में है। नक्सलवाद एक बहुत गंभीर समस्या हुआ करता था, लेकिन अब नक्सलवाद जिन क्षेत्रों में था वहाँ पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। ये अलग बात है कि अर्बन नक्सल आज भी हमारे साथ हैं और वे निरंतर कांटे बोने के काम में लगे हुए हैं। वही जो प्रधानमंत्री ने कहा उसी बात को मैं भी दोहराना चाहता हूँ। आप देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से भारतीय समाज को तोड़ने, ये जेन जी के नाम पर जो है तमाम तरह के संकटों को पैदा करने और लोकतंत्र के नाम पर सड़कों पर संग्राम लड़ने की घोषणा करने, हुंकार करने वाले लोग जो हैं आए दिन हम देखते हैं। एक तरह से देखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र का जो पिछला 80 वर्ष का इतिहास है उसमें 65-66 वर्ष का जो कालखंड है वह कहने को तो बड़े बड़े नाम से जुड़ा है, लेकिन उन्होंने कुछ खास इस देश को दिया नहीं। किसी तरह का कोई आत्मसम्मान नहीं, न विकास की बात है, केवल ठगी है, केवल झूठा आश्वासन है जो कि गरीबों को दिया गया या छोटे पिछड़ों को दिया गया, क्योंकि अंततः तो उन्हें वोट के नाम पर खरीदा जाता था, क्योंकि सुविधाएं तो मिलती नहीं थीं। ये वो बात है जिसे हमें स्वीकार कर लेना पड़ता है। इसलिए बार बार जब हम पलट करके देखते हैं तब हमें यही लगता है कि इस लोकतंत्र में स्वतंत्रता दिवस के नाम पर एक बहुत बड़ी ठगी का कार्यक्रम आयोजित होता रहा। यहाँ तक कि एक वंदे मातरम को गाने में हमें 80 वर्ष लग गए। आज भी जो है उसे आपने देखा होगा कि किन जगहों पर ठीक से नहीं गाया गया या रुकवा दिया गया। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस गीत को सबसे अधिक गाया जाता था, जिसे सभी वर्ग के क्रांतिकारी गाते थे, चाहे गरम दल के हों चाहे नरम दल के हों, एक सहमति थी उस गीत पर। उस गीत को ही इन्होंने सांप्रदायिक घोषित करके उसे जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हटा दी गईं। तो ये सब होता रहा है इन वर्षों में। ये जो भारत में भारतीय समाज को उसकी संस्कृति से, उसकी सभ्यता से, उसके अपने भीतर के गौरव से विच्छिन्न कर देने की प्रक्रिया थी, जिसे हम आत्महीनता कहते हैं, आत्मविस्मृति कहते हैं, अपनी संस्कृति से घृणा करने की प्रवृत्ति कहते हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र को देखा होगा कि हमने कैसा इतिहास पढ़ा जिसमें कि हमारे जितने पूर्वज थे, जितने महान लोग थे, उन सबको समेट करके दिल्ली सल्तनत और जो लुटेरे आए थे इस देश में उनको महिमा मंडित किया गया, बल्कि ये बताया गया कि उनके आने से जो है भारतीय समाज एकीकृत हो गया और जो दबे पिछड़े लोग थे उन्हें संबल मिला, इसीलिए उन्होंने उस मज़हब को स्वीकार किया। जबकि सच्चाई ये है कि सभी जो है आतंक और तलवार के दम पर धर्मांतरित हुए या प्रलोभन दे करके हुए, जो बाद में अंग्रेज़ों के समय में भी देखने को मिलता है। बहुत अधिक तेज़ी से उसे हम देखते हैं जो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। तो ये सारी बातें हैं। एक तरह से इन वर्षों को याद करें तो घोर कष्ट का अनुभव होता है कि कुछ ऐसा था नहीं जिस पर गर्व किया जा सके। अब इतने वर्षों तक राज किया तो कुछ न कुछ तो अच्छा होना ही था, कुछ न कुछ कार्य तो सभी करते हैं, करना पड़ता है। उसी का ढोल जो है बजाते आ रहे हैं और हम उसे सुनते आ रहे हैं, जिस पर इतना गुमान है, इतना अभिमान है। परंतु सच्चे अर्थों में अगर हम देखें
तो कार्य करने की परंपरा का कोई प्रमाण हमें इन वर्षों में, जो 2014 से पहले के वर्ष हैं, हमें नहीं मिलता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि सच्चे अर्थों में अगर किया होता तो भारत इन 6 दशकों में एक विकसित देश के रूप में आज विश्व के सामने खड़ा होता। ये तो स्थिति थी कि हमारे सैनिक जब युद्ध लड़ने जाते थे तब न उनके पास ढंग के जूते होते थे, न मोजे होते थे, न हथियार होते थे, न सड़कें वहाँ तक होती थी कि उनके ट्रक वहाँ पहुँचाए जा सकें, सामान पहुँचाए जा सकें, जिसे हम कहते हैं एम्यूनिशंस। तो ये स्थिति थी, लेकिन हमारे सैनिकों की बहादुरी और शौर्य के कारण हम युद्ध में जीतते रहे, जिसका श्रेय इन्होंने लिया। ये सारी स्थितियां हैं आपके सामने, आप आंखें बंद करके देख लीजिए। केवल सेक्युलरिज्म की दुंदुभी बजाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन 12 वर्षों में कार्य तो बहुत हुए हैं, परंतु देश में जो राजनीतिक व्यवस्था पनपा दी गई, जिसमें कि जात पात के नाम पर इतना विष घोला गया कि आज तक उसे काटने और अलग करने की प्रक्रिया में सरकार जुटी हुई है। एक तरह से शापित है कि जो भी उससे मुक्त होकर के कुछ करना चाहेगा, उसके रास्ते में अनेक बाधाएं खड़ी हो जाएंगी, वह सत्ता से च्युत हो जाएगा, गिर जाएगा। इसलिए सत्ता में बने रहने के लिए उसे भी उसी रास्ते को अख्तियार करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। एक तरह की बाध्यता है जिसे लोगों को समझ लेना चाहिए। परंतु धीरे धीरे समस्याएं ठीक होती चली जाएंगी, जैसा मैं देख पाता हूँ। उसके लिए जो प्रतिबद्धता चाहिए, वह प्रतिबद्धता इसी सरकार में है, और यही सरकार इस देश के प्रति प्रेम से, गौरव से, सम्मान से भरी हुई है, जो उसके विकास के लिए कार्य करना चाहती है, और अब तक यही सिद्ध किया है। परंतु विकास प्राप्त करने के लिए मैं तो यही देख पाता हूँ कि कम से कम और 15 वर्ष का कालखंड चाहिए, तब जाकर के बहुत सारी चीज़ें सुधर पाएंगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। आपके हो सकता है अलग विचार हों, लेकिन जो भी हों उन्हें साझा अवश्य कीजिएगा। पुनः कथित एक महत्वपूर्ण दिवस या सत्ता हस्तांतरण दिवस की बधाइयाँ और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।